नमस्कार। दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन से ठीक पहले उनके उत्तराधिकार को लेकर एक बहुत ही अहम घोषणा हुई है। जी हाँ। हमारे पास उनके हालिया संदेश के कुछ अंश हैं और ये जो घोषणा है ये न सिर्फ उनके आध्यात्मिक वंश की निरंतरता की बात करती है बल्कि चीन के साथ एक सीधे टकराव की स्थिति भी बनाती दिख रही है। बिल्कुल। तो चलिए आज इस मामले पर जरा बात करते हैं, समझते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है और हाँ, आगे चलकर इसका क्या असर पड़ सकता है। जी। तो सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी बात, दलाई लामा ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो शायद अंतिम दलाई लामा हो। उन्होंने साफ कहा है कि उनका पुनर्जन्म होगा। ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे। और इससे भी ज़रूरी बात है कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान और उसे मान्यता देने का मतलब जो एकमात्र अधिकार है, हाँ। वो उनके निजी धार्मिक कार्यालय गेदेन फोड्रंग ट्रस्ट के पास होगा। अच्छा, गेदेन फोड्रंग ट्रस्ट, ये नाम 2011 की एक आदेश से जुड़ा है शायद। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने 2011 में ही ये व्यवस्था कर दी थी और आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से दूरदर्शिता वाला कदम था। शायद उन्हें अंदाजा था कि भविष्य में बाहरी दखलंदाजी हो सकती है। मतलब राजनीतिक दखलंदाजी से बचाने के लिए। हाँ, ताकि ये जो आध्यात्मिक चयन की प्रक्रिया है ये किसी भी राजनीतिक कंट्रोल से अलग रहे। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि चयन के जो मापदंड हैं वो भी बदले गए हैं, मतलब पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। उन्होंने कहा है कि अगला दलाई लामा किसी भी लिंग का हो सकता है, किसी भी राष्ट्रीयता का। जी, और ये भी संभावना जताई है कि उनका जन्म चीन के बाहर हो, किसी ऐसी जगह जहां धार्मिक स्वतंत्रता हो। अच्छा, तो ये तो नियमों में काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और यहीं से आप देखिए चीन के साथ सीधा टकराव शुरू होता है। चीन का क्या कहना है इस पर? देखिए, चीन अपनी ऐतिहासिक दावेदारी पेश करता है। वो कहते हैं कि चिंग राजवंश के समय से चले आ रहे कानूनों के तहत, जैसे वो स्वर्ण कलश अनुष्ठान है। हाँ, वो स्वर्ण कलश वाली बात मैंने भी सुनी। जी, जिसे चीन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया बताता है और साथ ही केंद्र सरकार की मंजूरी। चीन का तर्क है कि उत्तराधिकार की प्रक्रिया पर उनका अधिकार है। ओहो, तो मतलब एक तरफ दलाई लामा का ट्रस्ट है, दूसरी तरफ चीन की सरकार अपनी दावेदारी कर रही है। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमें दो दलाई लामा देखने को मिले, एक जिसे ट्रस्ट मान्यता दे और दूसरा जिसे बीजिंग चुने? देखिए, एक बहुत गंभीर संभावना बन गई है। दलाई लामा की इस घोषणा के बाद चीन ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। अच्छा। उन्होंने साफ कहा है कि अगला दलाई लामा चीन के अंदर ही चुना जाएगा, पारंपरिक रीति रिवाजों से और उनकी मंजूरी से। उन्होंने गेदेन फोड्रंग ट्रस्ट के अधिकार को सिरे से खारिज कर दिया है। तो स्थिति तो काफी तनावपूर्ण है। बहुत ज्यादा, और ये दो अलग अलग चयन प्रक्रियाओं का खतरा बिल्कुल वास्तविक है। ये तो सिर्फ उत्तराधिकार का मामला नहीं रहा, ये तो एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो इसके असल मायने क्या है, मतलब धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके असर बहुत गहरे हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो ये कोशिश है कि 600 साल पुरानी जो दलाई लामा परंपरा है वो चलती रहे, लेकिन तिब्बती बौद्ध नेतृत्व के नियंत्रण में। हाँ, किसी बाहरी राजनीतिक शक्ति के नहीं। बिल्कुल। और राजनीतिक रूप से ये चीन की जो कोशिशें हैं तिब्बती धर्म, संस्कृति और पहचान को कंट्रोल करने की, उसका एक तरह से खुला विरोध है। और दुनिया के स्तर पर, भू राजनीतिक स्तर पर? भू राजनीतिक स्तर पर ये घोषणा निश्चित रूप से चीन के साथ तनाव बढ़ाएगी। और इसमें भारत और अमेरिका जैसे देशों की भूमिका कैसी रहेगी, क्योंकि भारत में तो निर्वासित तिब्बती समुदाय रहता है। हाँ बिल्कुल, भारत की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि दशकों से दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार यहीं से काम कर रहे हैं। अमेरिका ने भी तिब्बत की स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थन में कई बार बयान दिए हैं, कानून भी पास किए हैं। तो इन देशों का रुख महत्वपूर्ण होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि बीजिंग क्या कदम उठाता है। क्या वो अपना कोई उम्मीदवार घोषित करेंगे? गेदेन फोड्रंग ट्रस्ट कैसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाता है और दुनिया की बड़ी शक्तियां, खासकर भारत और अमेरिका, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? यही सब तय करेगा कि यह मुद्दा किस दिशा में जाता है। तो संक्षेप में कहें तो दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकार पर अपना कंट्रोल जताकर और चयन प्रक्रिया को आज के हिसाब से ढालकर चीन के सामने एक बड़ी चुनौती रखती है। हाँ। इससे एक बहुत ही जटिल, मतलब धार्मिक और भू राजनीतिक दोनों तरह की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके नतीजे दूर तक जाएंगे। सही कहा। और ये स्थिति एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करती है कि जब सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं
आज की भू राजनीति और देशों के अपने हितों से टकराती हैं, तो भविष्य में आध्यात्मिक नेतृत्व और उसकी लेजिटिमेसी, मतलब उसकी वैधता, वो आखिर कैसे तय होगी? ये सोचने वाली बात है।